आप देख रहे हैं आरपी हॉरर टीवी। एक पुराना गांव भरतपुर। चारों तरफ खेत टूटी, कच्ची सड़कें और रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि जैसे हर चीज़ किसी डरावनी शक्ति के अधीन हो। यहाँ गांव में कुछ दिनों से रात में लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं और इन्हें कौन गायब कर रहा है ये कोई नहीं जानता। इस वजह से यहाँ के लोग रात में बाहर निकलने से डर रहे हैं। रघबीर शहर में रह रहा था। उसके पिता की हाल ही में मौत हुई थी और अब उसे अपने पुश्तैनी घर और ज़मीन के कागज़ पूरे करने के लिए भरतपुर लौटना पड़ रहा था। शाम का समय था। आकाश में हल्की धुंध थी और सड़कें लगभग अंधेरी। रघबीर ऑटो में बैठा गांव की ओर बढ़ रहा था। ऑटो वाला चुपचाप ड्राइव कर रहा था। रघबीर ने मजाक में कहा, भाई रात में तो काफ़ी सुनसान रहता है यहाँ। ऑटो वाला बस एक ही बात बोल पाया, साहब कोशिश करना रात को बाहर मत जाना। रास्ता लंबा और धूल से भरा था। रघबीर ने बाहर झांक कर देखा तो उसे सड़क किनारे खड़े पेड़ और खेतों के बीच से गुजरती अजीब सी परछाइयाँ दिखाई दी। हल्की हवा से पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही हो। रघबीर ने खुद से कहा, बस शहर में रहकर ही अच्छा था। ऑटो धीरे धीरे गांव के मुख्य चौक पर पहुंचा। वहां का दृश्य रघबीर को हैरान कर गया। पूरे गांव में सन्नाटा था। कोई दुकानदार नहीं, कोई आदमी नहीं। चौपाल खाली थी। कुत्ते भी अपनी जगहों पर भौंक रहे थे। वीरेंद्र ने ऑटो वाले से कहा, भैया आप जाओ। ऑटो वाला सिर हिलाकर चुपचाप वहां से चला गया। रघबीर अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। पुराने रास्ते, टूटी सीढ़ियां और जर्जर दीवारें उसे बचपन की याद दिला रही थी। घर का दरवाज़ा अजीब तरह से बंद था। वहीं उसे अपनी बचपन की दोस्त मंजू दिखाई दी। मंजू अब अकेली रह रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और डरावना लग रहा था। मंजू ने धीरे से कहा, और रघबीर इतने साल बाद कैसे हो? क्या हाल चाल है और यहाँ आना कैसे हुआ? हाँ मंजू, मैं ठीक हूँ। मैं बस अपन ही पुश्तैनी ज़मीन का कुछ काम पूरा करने आया था। लेकिन ये बताओ, ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? रघबीर, हर रात यहाँ कोई ना कोई आदमी गायब हो जाता है। कोई आवाज़ नहीं, कोई निशान नहीं। बस सुबह ज़मीन पर एक काला निशान मिलता है, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। रघबीर ने हंसकर कहा, मंजू ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। गांव वाले डरावनी कहानियां बनाते हैं। अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो शायद बाद में पछताओगे। रात में बहुत करेंगे, अजीब चीज़ें होती हैं। आवाज़ें, परछाइयाँ और कभी कभी नाम पुकारने वाली आवाज़ें। रघबीर ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। वो जानता था कि रात अब शुरू हो चुकी है और गांव का सन्नाटा धीरे धीरे उसे अपने घेरे में ले रहा है। रात गहरी होने लगी। रघबीर घर के पुराने कमरे में बैठा धुंध से ढकी खिड़कियों के बाहर झांक रहा था। हर खिड़की पर अजीब सी परछाइयाँ गुजर रही थीं। कभी हवा में फुसफुसाहटें, कभी दीवारों के पीछे किसी का नाम पुकारना। रघबीर ने सोचा, यह सब अजीब है, लेकिन उसके पास समय कम था। वो डरते डरते सोया। अगले दिन ज़मीन और घर के कागज़ कंप्लीट करने थे। वो धीरे धीरे गांव की गलियों में घूमना शुरू करता है। वहाँ हर घर का दरवाज़ा जल्दी बंद होता है। कोई बाहर नहीं दिखता। चौपाल बिल्कुल खाली। कुत्ते भी अजीब तरह से घूर रहे थे। रघबीर ने महसूस किया कि जैसे हर कोई डर के साए में रह रहा हो। तभी उसे गांव का पुराना पंडित दिखाई दिया। पंडित बुजुर्ग और गंभीर थे। उनका चेहरा समय की मार झेल चुका था। पंडित ने रघबीर को देखते ही गंभीर स्वर में कहा, रघबीर तुम यहाँ क्या करने आए हो? पिताजी के ज़मीन के कागज पूरे करने। लेकिन ये सब अजीब क्यों है? ये गांव शापित है और ये श्राप उसी ज़मीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की थी। रघबीर हैरान रह गया।
उसने पूछा, कैसा श्राप? तुम्हारे दादा ने इस ज़मीन पर एक मंदिर गिरवाया था। उस मंदिर में एक रक्षक की आत्मा थी जो गांव की रक्षा करती थी। जब मंदिर टूट गया, आत्मा कैद हो गई। अब ये हर रात किसी इंसान की आत्मा खींचती है ताकि अपनी कैद से मुक्त हो सके। रघबीर ने पंडित की बातों को बड़ी गौर से सुना, लेकिन उसके भीतर डर बैठ चुका था। रघबीर ने पंडित की बातों को सोचते हुए रात बिताई। आसपास की धुंध और आवाज़ें उसे लगातार परेशान कर रही थी। दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें, हवाओं में नाम पुकारने की आवाज़ें और खिड़कियों से गुजरती काले साए उसे मानसिक रूप से कमज़ोर कर रहे थे। अगले दिन रघबीर ने तय किया कि वो उस जगह जाएगा जहां मंदिर था। उसे जानना था कि क्या सच में ये श्राप उसके परिवार की गलती का परिणाम है। रघबीर, मत जाओ वहाँ, ये खतरनाक है। तुम्हें शायद बचकर नहीं निकल पाओगे। मुझे सच्चाई जाननी है। अब डर कोई काम नहीं आएगा। रात का समय था। पूरा गांव रघबीर को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रघबीर ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ना तय किया। रघबीर उस जगह पहुंचा। चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें और बीच में एक पुराना बुझा हुआ दिया पड़ा था। रघबीर ने धीरे से दिया जलाया। जैसे ही लौ उठी, जमीन हिलने लगी, हवा में सिसकारियां गूंजने लगी। रघबीर का मन डर से कांप रहा था। तभी मंजू वहां पहुंचती है, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में अब शैतानी शक्ति दिख रही थी। मंजू इंसान नहीं थी, वो वही राक्षस की आत्मा थी जो मंदिर टूटने पर कैद हो गई थी। सालों से मंजू गांव के लोगों को मार रही थी ताकि उन्हें अपने अंदर खींचकर श्राप से मुक्त हो सके। लेकिन अब रघबीर के लौटने से उसकी कैद पूरी तरह टूटने वाली थी। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें निगलने के बाद मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन आसपास धुआं फैल जाता है। धीरे धीरे रघबीर गायब हो जाता है। गांव में अब केवल सन्नाटा और हवा में हल्की सिसकारियां रह जाती हैं। सुबह गांव में अफवाह फैलती है। रघबीर भी उस राक्षस के चंगुल में फंस गया। गांव के लोग अब और अधिक डर के साए में जीने लगते हैं। भरतपुर की धुंध अब और घनी हो जाती है। सड़कें, पेड़, खेत और पुराना घर, सब कुछ जैसे रघबीर की कमी को महसूस कर रहा हो। मंजू अब पूरी तरह शक्ति में गांव में घूमती है। हर रात वो नए शिकार ढूंढती है और कोई नहीं जानता कि अगली रात किसका साया दीवारों पर रह जाएगा। नहीं थी, वो वही राक्षस की आत्मा थी जो मंदिर टूटने पर कैद हो गई थी। सालों से मंजू गांव के लोगों को मार रही थी ताकि उन्हें अपने अंदर खींचकर श्राप से मुक्त हो सके। लेकिन अब रघबीर के लौटने से उसकी कैद पूरी तरह टूटने वाली थी। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें निगलने के बाद मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन आसपास धुआं फैल जाता है। धीरे धीरे रघबीर गायब हो जाता है। गांव में अब केवल सन्नाटा और हवा में हल्की सिसकारियां रह जाती हैं। सुबह गांव में अफवाह फैलती है। रघबीर भी उस राक्षस के चंगुल में फंस गया। गांव के लोग अब और अधिक डर के साए में जीने लगते हैं। भरतपुर की धुंध अब और घनी हो जाती है। सड़कें, पेड़, खेत और पुराना घर, सब कुछ जैसे रघबीर की कमी को महसूस कर रहा हो। मंजू अब पूरी तरह शक्ति में गांव में घूमती है। हर रात वो नए शिकार ढूंढती है और कोई नहीं जानता कि अगली रात किसका साया दीवारों पर रह जाएगा।